So we'll start with second part of this chapter. If you remember, हमने मोशन स्टार्ट किया था. मोशन के दो पार्ट है. एक है मोशन इन 1D, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, जो हमने लास्ट लेक्चर में खत्म किया. फ्रॉम टुडे वी विल बी स्टार्टिंग विथ मोशन इन 2 डायमेंशन, जिसको तुम मोशन इन अ प्लेन भी बोलते हो. सो टुडे वी विल स्टार्ट विथ मोशन इन अ प्लेन, मतलब मोशन इन 2 डायमेंशंस. अब मोशन इन अ प्लेन मतलब मोशन इन 2 डायमेंशंस के भी दो पार्ट है. एक है प्रोजेक्टाइल मोशन और एक है सर्कुलर मोशन. तो हमारा आज का फोकस रहेगा, मतलब हम लोग पहले प्रोजेक्टाइल मोशन कंप्लीट करने वाले हैं. तो रिमेंबर, मोशन इन 2D में यू आर सपोज टू स्टडी 2 टाइप्स ऑफ मोशन अगेन. नंबर 1 इज मोशन इन प्लेन में, नंबर 1 इज प्रोजेक्टाइल मोशन. अभी प्रोजेक्टाइल क्या होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, ये सब हम डिटेल में देखेंगे. दूसरा है सर्कुलर मोशन. सर्कुलर मोशन में फर्दर 2 टाइप्स है. एक होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. तो वो भी हम देखेंगे बाद में, लेकिन फिलहाल पहले वी विल गो टॉपिक बाय टॉपिक. इन दिस केस हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन का पूरा थ्योरी कवर करने के बाद वी विल सॉल्व क्वेश्चंस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन फर्स्ट. तो यू विल स्टडी 2 टाइप्स ऑफ मोशन. एक है UCM, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, and the other is non-UCM, non-uniform circular motion. So details of UCM and non-UCM we will do later. As I told you, हमारा आज का टास्क है to study basic theory of projectile motion. Projectile motion. अब projectile motion में खुद 3 टाइप्स है, 3 टाइप्स. एक है ग्राउंड टू ग्राउंड, जिसको तुम बोलते हो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन. एक है हाइट टू ग्राउंड, जिसको तुम बोलते हो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन. और एक होता है प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन. तो आई विल फर्स्ट स्टार्ट विथ बेसिक थिंग्स. व्हाट इज अ प्रोजेक्टाइल. अब प्रोजेक्टाइल क्या होता है पहले वो देखेंगे. सिंपल है. सो लेट मी ड्रॉ एक्स एंड वाई एक्सिस फर्स्ट. क्यों एक्स वाई एक्सिस? क्योंकि हम लोग 2D मोशन की बात कर रहे हैं, तो 2 डायमेंशन लगेंगे हमको, एक्स एंड वाई. What is a projectile motion? What is a projectile motion? उससे पहले what is a projectile? What is a projectile? This is a projectile. An object thrown in air with some initial velocity, making some angle theta with respect to horizontal and moving freely under the action of gravity is called as projectile. तो पहले प्रोजेक्टाइल क्या होता है ये पता होना चाहिए. एन ऑब्जेक्ट थ्रोन इन एयर विथ सम वेलोसिटी. और ये जो सम वेलोसिटी है ना, इनिशियल वेलोसिटी, इसको बोलते हो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, यू बार. मेकिंग सम एंगल विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, इसको बोलते हो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, थीटा. मूविंग फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, इट इज मूविंग अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, ये पता होना चाहिए. गुड, right? So projectile is nothing but an object which is thrown in air with some velocity, making some angle theta with respect to horizontal and moving under the action of gravity. Good. अब जिस velocity से तुमने उसको थ्रो किया उसको बोलते हो velocity of projection. जिस एंगल पे तुमने उसको थ्रो किया उसको बोलते हो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन. जो पाथ इसने फॉलो किया, ट्रैजेक्टरी, इसको बोलते हो ट्रैजेक्टरी. द पाथ फॉलोड बाय the projectile is called as trajectory. Good, correct. Then of course you should know 2D motion को तुम 2 1D मोशन जैसा इमेजिन कर सकते हो. है तो 2D, लेकिन तुम इसको 2 1D मोशन इमेजिन कर सकते हो. तुम ऐसा मान सकते हो कि एक कंपोनेंट का मोशन अलोंग एक्स एक्सिस है और दूसरा अलोंग वाई एक्सिस है. तो प्रोजेक्टाइल मोशन ये होता है कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कंपोनेंट्स. प्रोजेक्टाइल मोशन is a combination of 2 components. So it is a combination of 2 components. Combination of 2 components मतलब 2 motions, 2 types of motions, 2 components. एक component है horizontal along x और एक है vertical. क्योंकि motion xy plane में है, तो एक x component होगा जिसको तुम बोलोगे horizontal, एक y component होगा जिसको तुम बोलोगे vertical. Remember, vertical component is with uniform acceleration. क्यों? क्योंकि अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो करता हूँ
तो इट, मैंने बोला भी अभी, इट मूव्स अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, राइट। इसका मतलब ये है कि वहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है या फिर रिटार्डेशन है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में एक फोर्स है, और ये भी याद रखना, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, एफ इक्वल टू एम ए, जिस डायरेक्शन में फोर्स हो उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है। तो वर्टिकल डायरेक्शन, जब प्रोजेक्टाइल ऊपर जा रहा है तो ग्रेविटी उसको नीचे खींच रहा है, मतलब कौन से डायरेक्शन में फोर्स है, वर्टिकल। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स होता है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी होता है। और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होता है, जी, और वो वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट, बराबर। तो वर्टिकल डायरेक्शन में जो मोशन है वहाँ पे क्या यूनिफॉर्म है, एक्सेलरेशन। लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तुम सोचोगे अलोंग एक्स, इज देयर एनी फोर्स, नो। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स नहीं होता उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है क्या, नहीं, मतलब वेलोसिटी क्या होता है, कांस्टेंट। तो हॉरिजॉन्टल मोशन इज विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड वर्टिकल मोशन इज विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो वर्टिकल मोशन विथ यूनिफॉर्म या फिर कांस्टेंट एक्सेलरेशन और हॉरिजॉन्टल मोशन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अभी हर चीज़ मैं लिखूंगा नहीं, इट इज़ जस्ट अ स्टार्टिंग पॉइंट, इसलिए थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए। तो इसके बाद से जब भी प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में सोचोगे तो दो कंपोनेंट्स में कर लेना, एक है वर्टिकल विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड एक है हॉरिजॉन्टल विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। हम प्रोजेक्टाइल मोशन स्टडी करने वाले हैं बहुत ही सिंप्लीफाइड केस। तो 4 अजम्पशन के अंडर हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन का स्टडी करते हैं। 4 अजम्पशंस। नंबर 1, एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लेक्टेड। हमने एयर में थ्रो तो किया, लेकिन एयर का जो रेजिस्टिव फोर्स है, अपोजिंग फोर्स है, वो नेग्लेक्ट करना है। नंबर 2, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, स्मॉल जी, इज टेकन टू बी कांस्टेंट थ्रू आउट, 9.8 या 10 जो भी वैल्यू दी होगी वो, राइट। तुमको पता होना चाहिए, ग्रेविटेशन नाम का चैप्टर था तुमको, उसमें हमने देखा था कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू एक्चुअली कांस्टेंट होती ही नहीं है, इट इंक्रीजेस विद अल्टीट्यूड, जैसे जैसे हाइट पे जाएगा तो कम होगा, इट डिक्रीजेस विद डेप्थ, इन फैक्ट इट आल्सो डिक्रीजेस फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। यहाँ पे जब प्रोजेक्टाइल ऊपर जा रहा है तो जी की वैल्यू चेंज होनी चाहिए, लेकिन हम लोग कांस्टेंट मानते हैं, और वो तब पॉसिबल होता है जब हाइट of the projectile, maximum height of the projectile h, it is very less than radius of earth. So h की value, what is radius of earth, 6378 kilometer, accurate, approximate 6400 kilometer। तो ये जो हाइट है ना, ये क्या ही होगा, 20 25 30 50 किलोमीटर मैक्सिमम। तो जब हाइट कंपेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ बहुत कम हो तो स्मॉल जी की वैल्यू ऑलमोस्ट कांस्टेंट बन जाती है। नंबर 3, इफेक्ट ऑफ अर्थ रोटेशन इज टू बी नेग्लेक्टेड। अर्थ का रोटेशनल इफेक्ट हम लोग निग्लेक्ट करते हैं, और रिस्की भी है, बट यू हैव टू थिंक कि कब निग्लेक्ट कर सकते हो। एग्जाम्पल, जस्ट एन एग्जाम्पल, अभी जो प्रोजेक्टाइल मोशन की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत सारे मोशन आप डे टू डे लाइफ में देखते हो जो प्रोजेक्टाइल है, जैसे बैट्समैन ने बॉल को मार दिया, दैट इज अ प्रोजेक्टाइल। फुटबॉलर ने बॉल को किक मार दिया, दैट इज अ प्रोजेक्टाइल। एक देश ने, एक कंट्री ने अपने एनिमी कंट्री को मिसाइल मारना है, वो भी प्रोजेक्टाइल है। लेकिन रिमेंबर, अर्थ इज रोटेटिंग। हमने अगर वो चीज कंसिडर नहीं की, मारना था एनिमी को, लग गया दोस्त को, क्योंकि अर्थ रोटेट हो रहा है, अर्थ के रोटेशन के साथ इस पॉइंट का लोकेशन भी चेंज होगा। लेकिन हम लोग अर्थ का रोटेशन भी निग्लेक्ट करते हैं, क्यों, क्योंकि जो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ना, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये भी हम लोग अर्थ के रेडियस से बहुत छोटा लेते हैं। तो इफेक्ट ऑफ अर्थ रोटेशन इज आल्सो निग्लेक्टेड, लेकिन वो कब निग्लेक्ट कर सकते हो, व्हेन द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ। नंबर 4, द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन द प्रोजेक्टाइल इज ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये 4 अजम्पशन के अंडर हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो 4 अजम्पशन के अंडर हम लोग स्टडी करने वाले हैं, क्या स्टडी करने वाले हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन अंडर दिस 4 अजम्पशन। खिड़की बंद करो।
Good. We will study. We will study. We will study projectile motion under this four assumption. Air resistance is to be neglected. G is constant. Earth rotational effect is neglected. Only force is gravitational force. अब हमको इस पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या क्या फाइंड करना है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि तुमको क्या क्या पैरामीटर्स चाहिए. नंबर वन, तुमको चाहिए इक्वेशन ऑफ पाथ. ये जो ट्रैजेक्टरी फॉलो कर रहा है, दिख तो रहा है पैराबोला, लेकिन पैराबोला है कि नहीं वो प्रूव भी करना पड़ेगा. इसका इक्वेशन चाहिए. नंबर टू, तुमको चाहिए टाइम ऑफ एसेंट. टाइम ऑफ एसेंट मतलब व्हाट इज असेंडिंग, इंक्रीजिंग. तो इस पार्ट में अगर आप देख रहे होगे तो प्रोजेक्टाइल ग्राउंड से जा रहा है ऊपर, तो टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू गो फ्रॉम ओरिजिन टू द मैक्सिमम हाइट इज कॉल्ड एज टाइम ऑफ एसेंट. और हमको क्या फाइंड करना है, टाइम ऑफ डिसेंट. टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू गो फ्रॉम मैक्सिमम हाइट टू ग्राउंड, टाइम ऑफ डिसेंट. हमको फाइंड करना है टाइम ऑफ फ्लाइट. टाइम ऑफ फ्लाइट इज टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट. मतलब टोटल टाइम फॉर विच द प्रोजेक्टाइल रिमेन्स इन एयर इज कॉल्ड एज टाइम ऑफ फ्लाइट. हमको फाइंड करना है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस. इसको बोलते हो रेंज. क्या बोलते हो, रेंज. द डिस्टेंस traveled by projectile in horizontal direction during its time of flight is called as range. हमको फाइंड करना है हाइट, मैक्सिमम हाइट. ये 5-6 पैरामीटर फाइंड करने हैं हमको. एक एक करके देखेंगे कि फाइंड कैसे करते हैं, लेकिन उससे पहले समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यू शुड नो इज, ऑफ कोर्स पता होना चाहिए. रिमेंबर, तुम लोग साइंस के स्टूडेंट हो, तो साइंस के स्टूडेंट को ऑफ कोर्स उनका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अलग होता है, पर्सपेक्टिव अलग होता है, उनको दुनिया अलग ही दिखती है, दिखनी भी चाहिए. ओके, एनीवेज दिस विल कीप वर्किंग. तो अभी ऐसा है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड, जब प्रोजेक्टाइल ऊपर जा रहा है, इट इज गोइंग अप, तो मैंने क्या बोला, इट इज अ मोशन विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू मोशंस. एक है वर्टिकल विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन और एक है हॉरिजॉन्टल विथ कांस्टेंट वेलोसिटी. रिमेंबर, मैंने इनिशियल वेलोसिटी के दो कंपोनेंट कर दिए. एक हो गया एक्स कंपोनेंट विच इज यू एक्स, और ये हो जाएगा यू कॉस थीटा. क्यों यू कॉस थीटा, क्योंकि एंगल को एडजेसेंट कॉस कंपोनेंट ही होता है. और दूसरा कौन है, यू वाई विच इज यू साइन थीटा. यू साइन थीटा. प्लीज टर्न ऑफ द एसी के स्विच बंद कर दो, पावर फ्लक्चुएशन की वजह से डैमेज हो जाएगा वो. गुड. यहाँ तक क्लियर, पक्का पक्का, श्योर श्योर. नाउ यू हैव टू रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर, मैंने अब भी बोला कि एक्स डायरेक्शन में फोर्स है क्या, है क्या, इज देयर एनी फोर्स अलोंग एक्स, नो. तो एक्स डायरेक्शन के अलोंग वेलोसिटी चेंज होगा क्या, नो. तो पार्टिकल अपने ट्रैजेक्टरी में कहाँ पे भी हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स पोजीशन, उसका वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट कभी चेंज ही नहीं होता है. इट इज ऑलवेज द सेम. तो कहीं पे भी हो पार्टिकल, उसका x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स सेम, ऑलवेज रिमेन्स सेम. लेकिन y कंपोनेंट, जैसे प्रोजेक्टाइल ऊपर जा रहा है तो y कंपोनेंट कम होते जा रहा है, बिकॉज इट इज गोइंग अगेंस्ट ग्रेविटी, बराबर. और मैक्सिमम हाइट पे y कंपोनेंट हो जाता है 0. और जैसे ही वो नीचे आने लगता है तो उस केस में वापस से इसका y कंपोनेंट बढ़ने लगता है. और जैसे वो ग्राउंड पे आया तो इसके y कंपोनेंट की वैल्यू फिर से वही हो जाती है जो इनिशियल थी, लेकिन विद अपोजिट डायरेक्शन. तो अगली बार से कंपोनेंट के टर्म्स में ही इमेजिन करना, ऑलवेज ऑलवेज एंड ऑलवेज. यू हैव टू रिमेंबर, इमेजिन दिस इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स. दिस इज इनिशियल वेलोसिटी, उसके दो कंपोनेंट थे x और y. पार्टिकल जैसे जो ऊपर जा रहा है y कंपोनेंट कम हो रहा है, मैक्सिमम हाइट पे क्या हो गया, 0. और फिर नीचे आ रहा है तो उसका वेलोसिटी का y कंपोनेंट बढ़ता जा रहा है, बट इन अपोजिट डायरेक्शन. इज दैट क्लियर? अब हमको फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ पाथ. मतलब ये जो पाथ फॉलो किया, ट्रैजेक्टरी जो है उसकी, प्रोजेक्टाइल का जो पाथ है उसका इक्वेशन. सबसे पहले इक्वेशन ऑफ पाथ मतलब क्या, यहां से स्टार्ट करता हूं. यू हैव टू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वेशन ऑफ पाथ. इक्वेशन ऑफ पाथ, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल से तुमको समझेगा बेटर ऑफ. सपोज मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं y वर्सेस x, और मेरे पास एक मैथमेटिकल इक्वेशन है. लेट अस से एक पार्टिकल ऐसा है जो y इक्वल टू x ये इक्वेशन फॉलो करता है. मतलब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू भी
2, x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू भी 3। तो तुमको पता है ग्राफ कैसे दिखेगा? It will be a straight line passing through origin. Right? For example, if I tell you I have another equation x square plus y square equals to r square, x square plus y square equals to r square. You know how it will look like? It will look like a circle. मतलब equation of path is nothing but relation between y and x. Equation of path is nothing but relation between y and x. तो y coordinate और x coordinate का आपको relation find करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे? रिमेंबर तुम मोशन स्टडी कर रहे हो, मोशन ये 3 इक्वेशन के ऊपर कुछ है ही नहीं, 3 या 4। v इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/8 स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में तुमको बस यही करते रहना है। यू आर सपोज टू जस्ट यूज दिस इक्वेशन एंड डिराइव इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, तो अब हाउ टू डिराइव इक्वेशन ऑफ पाथ। सबसे पहले एज आई टोल्ड यू कि आपको इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज करने हैं। और मैं डिराइव इसलिए भी करके दे रहा हूँ क्योंकि याद रहेगा, अब इसके आगे कभी भूलोगे नहीं है। यू हैव टू रिमेंबर दिस। मैंने अभी बोला 2D मोशन को तुम 2 1D मोशन जैसा इमेजिन कर सकते हो। 2 1D, तो एक x कंपोनेंट कर लो, s की जगह पे क्या लिखोगे x, u की जगह पे क्या लिखोगे ux t और हाफ ax t स्क्वायर। राइट? मैंने तुमको अभी बोला कि ux क्या होता है u cos थीटा और ax क्या होता है 0, क्योंकि x डायरेक्शन में फोर्स नहीं था तो एक्सेशन भी नहीं था। तो x क्या आ गया u cos थीटा t। अब इसको याद रखना। अब यही इक्वेशन में y कंपोनेंट लिखता हूँ, तो y इक्वल टू u y t प्लस हाफ a y t स्क्वायर। What is u y? It is u sin थीटा t. What is a y? माइनस g। अब माइनस जी क्यों? क्योंकि मोशन अगेंस्ट ग्रेविटी था, तुमने उसको ऊपर थ्रो किया था, तो ए वाई की जगह पे क्या लिखोगे माइनस जी। अब कई जगह पे कंफ्यूजन भी होता है, पहले तो अगेंस्ट ग्रेविटी था, उसके बाद इन डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी था, तो प्लस क्यों नहीं लिखा? इनिशियल कंडीशन देखे जाते हैं। इनिशियली तुमने उसको ग्रेविटी के अगेंस्ट में प्रोजेक्ट किया है, तो ए वाई की वैल्यू क्या आएगी माइनस जी। क्या आएगी माइनस जी, बराबर। और यहाँ पे क्या आएगा टी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। मैंने अभी बोला आपको इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी मतलब किसका किसका रिलेशन, एक्स एंड वाई। सही है, बराबर। मेरा एक दोस्त है, उसका एक दोस्त है जो मेरा दोस्त नहीं है। मेरा एक दोस्त है, उसका एक दोस्त है जो मेरा दोस्त नहीं है, और मुझे उससे काम है, तो मैं क्या बोलता हूँ, अरे सुन ना उसको बोल। राइट? अरे सुन उसको बोल। मुझे y और x को रिलेट करना है, x और y को एक दूसरे के साथ रिलेट करना है। y का दोस्त टाइम है, x का दोस्त भी टाइम है, विच इज कॉमन टाइम। तो मैं टाइम को बोलता हूँ, अरे टाइम जरा सुन मेरी, तो y से बात करवा। इक्वेशन नंबर 1 को 2 में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो फ्रॉम 1 and 2 y इक्वल्स टू u साइन थीटा t x अपॉन u cos थीटा माइनस जी बाई 2 t का स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। u और u हो गया कैंसल, ये हो गया y इक्वल्स टू x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2 u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये आ गया आपका इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, रिलेशन बिटवीन y एंड x। बराबर, गुड। अब मैंने बोला कि ये पैराबोलिक पाथ है, मेरे बोलने से थोड़ी होगा, तुमको मैथमेटिकली प्रूव करना पड़ेगा कि ये पैराबोला है। तो एक काम करते हैं, टेम्पररीली ऐसा करते हैं, ये जो tan थीटा है ना, इसको मैं अल्फा बोल देता हूँ। लेट tan थीटा इक्वल्स टू अल्फा, tan थीटा इक्वल्स टू सम नेम अल्फा, कुछ एक नाम दे दिया। और ये जो g अपॉन 2 u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा है, इसको बीटा बोल देते हैं। गुड। तो ये यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो क्या हो गया y इक्वल्स टू अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स स्क्वायर। अगर तुमने ये शो कर दिया कि ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला है, जो है इक्वेशन ऑफ पैराबोला, तो ये इक्वेशन मतलब ये इक्वेशन किसका है, पैराबोला का है, बराबर। तो मोशन क्या हो गया, पैराबोलिक हो गया। तो मोशन इज पैराबोलिक। अभी मैं पैराबोला के इक्वेशंस में जाऊंगा नहीं, क्योंकि आई हैव टोल्ड यू in one of the lectures there are 4 parabolas,
वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4ax, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay एंड एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4ay। गुड। तो ये हो गया आपका पहला पहला काम। यू वांटेड टू डिराइव इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी x tan theta minus gx square upon 2 u square cos square theta। We will come back to this equation again। इसको मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई करूंगा बाद में। अब हमको फाइंड करना है टाइम ऑफ एसेंट। टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ एसेंट इज अ टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू गो फ्रॉम इट्स ओरिजिन टू द मैक्सिमम हाइट। देखो मैं बार बार बोलता हूँ कि फिजिक्स बहुत सिंपल है और सच में सिंपल है। तुमको टाइम चाहिए, टाइम। तो जो तीन इक्वेशन तुम यूज कर रहे हो बार बार, उसमें से वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as तो नहीं यूज होगा क्योंकि उसमें टाइम नहीं आता। बचे दो, एस इक्वल टू यूटी प्लस 1/2 एटी स्क्वायर। अब डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा यूज करें। तुम्हारे पास इन्फॉर्मेशन क्या है उसकी बात करो ना। मैक्सिमम हाइट तुमको फाइंड क्या करना, टाइम ऑफ एसेंट। व्हाट इज टाइम ऑफ एसेंट? टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू रीच इट्स मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट पे क्या जीरो हो गया? वेलोसिटी का y कंपोनेंट, x नहीं वी वाई। तो मेरे पास फाइनल स्पीड वी वाई है, मेरे पास यू वाई भी तो है। कौन सा इक्वेशन है जो v u और t को कनेक्ट करे? और फिर वी स्क्वायर पे आ गए, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो y कंपोनेंट y कंपोनेंट y कंपोनेंट। व्हाट इज y कंपोनेंट एट मैक्सिमम हाइट? 0। एंड दिस इज, इसको फिलहाल यू वाई रखता हूँ, यू साइन थीटा बाद में लिखूंगा मैं। और ए वाई क्या है? माइनस जी। और टी को क्या बोला है? टी ए। तो यू हैव जी टी ए इक्वल्स टू यू वाई। तो यू हैव टाइम ऑफ एसेंट इक्वल्स टू यू वाई बाई जी। और यू वाई क्या था? यू साइन थीटा था। तो यू साइन थीटा बाई जी। पक्का पक्का? श्योर श्योर, गुड गुड। अब फाइंड करना है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, time of flight, the total time for which the projectile remains in air is called as time of flight। अब फिर वही बात, फिर से वही बात, टाइम चाहिए, टाइम। तो वी स्क्वायर वाला इक्वेशन यूज नहीं होगा, बचे दो, v इक्वल टू यू प्लस ए टी और s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। अब v वाला भी यूज नहीं होगा क्योंकि मुझे जब प्रोजेक्टाइल अपना ट्रैजेक्टरी खत्म कर दिया, वैसे यूज कर सकते हैं लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट पड़ेगा वो। जब प्रोजेक्टाइल का मोशन खत्म हो गया तब फाइनल वेलोसिटी मुझे पता नहीं, मतलब मुझे v पता नहीं, तो वो भी यूज नहीं होगा। तो क्या यूज होगा? s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। अब थोड़ा सा सोचो और सोचो अच्छे से। जब मोशन खत्म हो गया ना, तो x डायरेक्शन में तो प्रोजेक्टाइल आगे चला गया, लेकिन y डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट 0 है क्योंकि वो ग्राउंड से स्टार्ट हुआ था, ग्राउंड पे ही आ गया। तो y के अलॉन्ग, y डायरेक्शन के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0 है। और रिमेंबर जो पॉइंट x एक्सिस पे हो उसका y कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0 है। तो पार्टिकल अगर यहाँ से स्टार्ट हुआ था तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 था, यहाँ पे आया तो x कोऑर्डिनेट कितना है? r, लेकिन y कोऑर्डिनेट क्या है? 0 है। तो मैं y एस वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस 1/2 ए वाई टी स्क्वायर यूज करूंगा। और इसमें एस वाई की वैल्यू 0 लिख देंगे, यू आई और टाइम ऑफ फ्लाइट को कैपिटल टी बोला है, और ए वाई को माइनस जी लिखेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा जी टी स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू यू वाई टी। एक टी गया तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आ गया? 2 यू वाई बाई जी, 2 यू वाई बाई जी। और यू वाई क्या था? यू साइन थीटा था, तो 2 यू साइन थीटा बाई जी। ये हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट। अब हमको फाइंड करना है टाइम ऑफ डिसेंट। टाइम ऑफ डिसेंट इज अ टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू रीच द ग्राउंड फ्रॉम इट्स मैक्सिमम हाइट। इसको बोलते हो टाइम ऑफ डिसेंट, डिसेंडिंग, डिसेंट करना, टाइम ऑफ डिसेंट, टीडी। अच्छा जरा देख के बताओ, टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट क्या है? टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है। तो तुम ऐसा बोल सकते हो कि टाइम ऑफ फ्लाइट इज टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। तो तुम ये बोल सकते हो कि टाइम ऑफ डिसेंट इज टाइम माइनस टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ फ्लाइट माइनस टाइम ऑफ एसेंट। ये कितना था? 2 यू वाई बाई जी था, माइनस क्या है? यू वाई बाई जी है। तो ये कितना हो गया? यू वाई बाई जी हो गया। और यू वाई क्या था? यू साइन थीटा था। तो अगर आप नोटिस कर रहे हो तो टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट सेम ही है। और ऐसा ही होता है क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स इज नॉट बायस्ड। अगर ऑब्जेक्ट उससे दूर जा रहा है तो भी इक्वेशंस वही बनते हैं, और जब उसके तरफ आ रहा है तो भी इक्वेशंस वही बनते हैं, सेम है।
गुड, राइट, हो गया। अब हमको क्या फाइंड करना है? टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, टाइम ऑफ असेंट हो गया, टाइम ऑफ डिसेंट हो गया, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी हो गया। अब फाइंड कर लेते हैं रेंज। रेंज रेंज, अभी थोड़ा सा केयरफुल रहो। रेंज फाइंड करते वक्त वर्ड्स के साथ केयरफुल रहना। इसको बोलना हॉरिजॉन्टल रेंज। गलती से भी फिलहाल इसके आगे मैक्सिमम वर्ड यूज मत करना। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज बोल दिया तो उसका मतलब चेंज हो जाता है फिर। रिमेंबर, हॉरिजॉन्टल रेंज इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब v इक्वल टू यू प्लस एटी नहीं होगा अब यूज, क्योंकि डिस्टेंस कहाँ आता है उसमें। तो हॉरिजॉन्टल रेंज इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट इन विच डायरेक्शन? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अपने टाइम ऑफ फ्लाइट में, मतलब जितने टाइम वो एयर में था उतने टाइम में उसने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। अब इसको डिराइव करने के दो मेथड्स हैं, दो, मैं एक बताऊंगा, दोनों में से एक, चलो दोनों बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। सो आई स्टार्ट बाय मेथड वन। मेथड वन इज द इक्वेशन दैट यू ऑलरेडी नो, y इक्वल्स टू x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। प्रोजेक्टाइल का मोशन खत्म हो गया, मतलब y की वैल्यू 0 हो गई, x की वैल्यू r हो गई tan थीटा माइनस जी आर स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से तुमको मिल जाएगा r tan थीटा इक्वल्स टू जी आर स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो एक r और एक r हो गया कैंसल आउट, एक r यहाँ बचा, r बचा, इन सबको वहाँ शिफ्ट कर दिया तो टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा tan थीटा बाई जी। तो ये हो गया r इक्वल्स टू टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और यहाँ पे g है, एक कॉस हो गया कैंसल, तो आ गया आपके पास टू यू स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा बाई जी, बराबर। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, यू स्क्वायर बाहर लिख दिया, टू साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी, लिख सकते हैं क्या ऐसा? यस, व्हाट इज टू साइन थीटा कॉस थीटा? साइन टू थीटा। तो रेंज हो गया आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाय जी। लेकिन ऐसा कभी याद रखना नहीं, मत याद रखना इसको, रखोगे तो कंफ्यूजन बहुत होगा, समझेगा आगे। एक काम करो, ये इक्वेशन जो था ना तुम्हारे पास, इसमें से एक यू स्क्वायर, इसमें से यू स्क्वायर में से एक यू स्क्वायर में से एक यू कॉस को दे दो और एक यू साइन को दे दो। व्हाट इज यू कॉस थीटा? यू एक्स। व्हाट इज यू साइन थीटा? यू वाई। तो टू यू एक्स यू वाई बाई जी, वो ज़्यादा आसानी से याद रहता है। तो रेंज इज टू यू एक्स यू वाई बाई जी, दिस इज रेंज। ये मेथड वन था, मेथड टू भी है, मेथड टू ज़्यादा इजी है डेरिवेशन का। मेथड नंबर टू, मेथड टू कुछ नहीं है, डिस्टेंस है तो डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करो, यू टी प्लस वन हाफ ए टी स्क्वायर, और रेंज हॉरिजॉन्टल रेंज एक्स डायरेक्शन में होता है तो एक्स कंपोनेंट यूज करो, और एस एक्स की वैल्यू आर है क्योंकि मोशन खत्म हो गया, और मोशन खत्म होने का कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने? आर, और यू एक्स को फिलहाल यू एक्स रखो, मोशन खत्म होने में कितना टाइम लगता है? टाइम ऑफ फ्लाइट, और ए एक्स की वैल्यू क्या थी? 0 थी, बराबर, वेरी गुड। व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट? टू यू वाई बाई जी, टू यू वाई बाई जी हो गया, टू यू एक्स यू वाई बाई जी। दिस इज प्रीटी सिंपल। फिर तुम चाहो तो यू एक्स को यू कॉस थीटा लिखो, यू वाई को यू साइन थीटा लिखो, फिर आ जाओगे यहाँ पे वापस से, वहां से ये मिल जाएगा, बराबर, पक्का। अब हमको देखना है कि व्हेन इज द रेंज मैक्सिमम, तो मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, इसको डिनोट करते हैं आर मैक्स से, और स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा यूज होता है आजकल ही, कितने एंगल पे मारना है तब जाके मैक्सिमम डिस्टेंस कवर होगा। क्रिकेटर बैट्समैन बैटिंग कर रहा है, अभी से पावर गेम नहीं रहा, अंधाधुंध मारते जाओ, दे ऑल लर्न दिस थिंग्स, कितने एंगल पे मारना है तो मैक्सिमम डिस्टेंस जाएगा।
बैट्समैन भी सीखता है, फील्डिंग साइड भी सीखता है। फील्डिंग साइड भी होशियार है, कायरन पोलार्ड को खड़ा कर देता है बाउंड्री पे। कायरन पोलार्ड 7 फीट, क्योंकि ट्रैजेक्टरी अगर तुम कम एंगल पे मारोगे, 45 डिग्री पे मारोगे, हम प्रूव करने वाले हैं, 45 डिग्री पे सबसे दूर जाता है, लेकिन फ्लैट जाता है, फ्लैट, हाइट कम होता है उसका। हाँ, तो फिर इधर खड़ा कर दिया कैरन पोलार्ड को बाउंड्री पे, उसने मार दिया जंप, पकड़ लिया बॉल। तो मैक्सिमम रेंज कब होता है वो समझने के लिए तुमको ये पता होना चाहिए कि रेंज का फॉर्मूला क्या था, u² sin 2θ/g। तो रेंज मैक्सिमम कब होगा, जब साइन की वैल्यू मैक्सिमम होगी, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट रखा है मैंने। तो r इज मैक्सिमम इफ sin 2θ इज मैक्सिमम, मतलब sin 2θ की वैल्यू 1। तो r को मैं r मैक्स बोल दूंगा, sin 2θ की वैल्यू कितनी हो गई 1, तो क्या आ गया u²/g। लेकिन sin 2θ की वैल्यू 1 होने का मतलब ये भी तो होता है कि थीटा 45 है। क्यों? क्योंकि sin 2θ इक्वल टू 1 मतलब sin 90, क्योंकि 1 क्या होता है sin 90। तो 2θ कितना हो गया 90, तो थीटा कितना हो गया 45। तो 45 डिग्री पे जब मारोगे तब जाके रेंज मैक्सिमम होगा। तो क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त अगर बोला है मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, तब थीटा की वैल्यू क्या यूज होगी फिर 45, और आर की वैल्यू क्या बन जाएगी u²/g। अब इसके बाद तुमको पता होना चाहिए समथिंग कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इसमें भी क्वेश्चन आया हुआ है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऐसे दो एंगल होते हैं जिनके लिए रेंज सेम होता है। मतलब आप दो अलग अलग एंगल पे मार रहे हो, प्रोजेक्टर को थ्रो कर रहे हो, लेकिन रेंज फिर भी सेम है, हाइट सेम नहीं है, टाइम ऑफ फ्लाइट सेम नहीं है, लेकिन रेंज सेम है। तो जो पहला एक एंगल है, चलो इसको θ2 बोलता हूँ, और जो पहला एंगल इसको θ1 बोलता हूँ। तो जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है ना, इसमें रेंज r1 इक्वल टू r2 ये सेम होता है, राइट। और ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में से अगर एक एंगल थीटा है तो दूसरा एंगल 90 माइनस थीटा ही होता है। मतलब एक 30 तो दूसरा 60 है, एक 15 तो दूसरा 75 है, ऐसा ही होता है। सो a pair of angles for which the horizontal range is same are known as complementary angles। अब देखो ऐसा है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल याद रखना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, रिमेंबर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। व्हाट इज रेंज? हाँ, प्रूव करना पड़ेगा ना अपने को कि रेंज सेम है, तो u² sin 2θ/g बराबर, वेरी गुड, सही है। तो अगर मैं बोलता हूँ कि पहले एंगल के लिए रेंज r1 है, और पहले एंगल का वैल्यू कितना है, कितना वैल्यू है, अरे पहले एंगल का वैल्यू कितना है, कितना ले लिया थीटा, तो इसको क्या लिखेंगे थीटा। तो r1 क्या आ गया u² sin 2θ/g। दूसरे एंगल के लिए u² sin 2θ2/g। तो r2 इक्वल टू u² sin ऑफ 2θ2। व्हाट इज θ2? 90 माइनस थीटा अपॉन g। तो r2 इक्वल्स टू u² sin ऑफ 180 माइनस 2θ/g। व्हाट इज साइन ऑफ 180 माइनस 2θ? sin 2θ। यही तो r1 था, यही तो r1 था। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रेंज सेम है, ये शो कर दिया। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए हमको देखना है टाइम ऑफ फ्लाइट्स क्या क्या है, और जो मैं अभी दो इक्वेशन बना के दूंगा वो दोनों के दोनों PYQ है। तो तुम्हारा नीट और JEE के PYQ है, वो यहीं के यहीं काम हो जाएगा। तो रिमेंबर वो आएगा आपके क्वेश्चन सेट में, तो आएगा ही वापस। टाइम ऑफ फ्लाइट 2u/g विच इज 2u sin θ/g। पहले एंगल के लिए T1 इक्वल टू 2u sin θ1/g। θ1 तो थीटा ही है, तो मैं यहाँ पे θ1 लिख नहीं रहा, क्योंकि θ1 तो थीटा ही है। गुड। दूसरे एंगल के लिए T2 क्या आएगा 2u sin θ2/g। तो T2 इक्वल टू क्या आएगा 2u sin ऑफ 90 माइनस θ/g। व्हाट इज sin ऑफ 90 माइनस θ? cos θ।
बाय जी, बराबर। तो एक काम करो, अभी तुम T1 को T2 से मल्टीप्लाई कर दो, T1 इंटू T2, व्हाट इज T1? 2u sin थीटा बाय जी, व्हाट इज T2? 2u cos थीटा बाय जी। तो T1 इंटू T2, एक काम करेंगे, 2 बाय जी दो बार है ना, एक बार बाहर रखेंगे, रख लिया बाहर, u और u स्क्वायर, और एक 2 बचा था, u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी। ये पता है कौन होता है? रेंज। तो T1 इंटू T2 इज 2r बाय जी। ये एक क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन था व्हाट इज द रेंज, व्हाट इज द रेंज? रेंज इज g बाय 2। ये g उधर गया, 2 उधर गया, T1 इंटू T2। ये दूसरा क्वेश्चन था। और एक तीसरा क्वेश्चन भी था, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स? रेशियो ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, व्हाट इज T1? 2u sin थीटा बाय जी, और व्हाट इज T2? 2u cos थीटा बाय जी। 2u बाई जी 2u बाई जी कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया? क्या हो गया? tan थीटा। ये आपका तीसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चौथा भी है, वो बाद में बताता हूँ। तो ये सारे के सारे पी वाई क्यू सॉल्व हो रहे हैं हमारे, आएगा क्वेश्चन सेट में, तुम देखोगे ये सब क्वेश्चन पी वाई क्यू है सारे। अब क्योंकि मैं रेंज की बात कर ही रहा था, तो थोड़ा सा वापस जाते हैं यहाँ पे। गुड। अब तुम देखो, ये जो इक्वेशन था y इक्वल टू x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। किसी किसी को लग सकता है कि डिफिकल्ट है, याद नहीं रहता, कोई बात नहीं, सिंपल बना लेंगे। फिर एक काम करेंगे, x tan थीटा कॉमन निकाल लेंगे, क्या बचा? 1 माइनस यहाँ पे x स्क्वायर था, एक x गया तो एक x बचा, g बचा, 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। tan थीटा था क्या इधर न्यूमरेटर में? नहीं, तुमने कॉमन निकाला ना, तो डिनोमिनेटर में एडजस्ट करना पड़ता है। कर लिया। y इक्वल्स टू एक्स tan थीटा 1 माइनस, ये जो g है ये डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में रख देता हूँ। ओके, ऊपर क्या बचा? x, 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा बाय कॉस थीटा। एक कॉस कैंसल, तो नीचे पता है कौन है? ये रेंज है। तो y इक्वल्स टू पता है क्या बन गया? x tan थीटा 1 माइनस एक्स बाय आर। ये भी काम का है, बहुत काम का है। देन उसके बाद अभी हमने हाइट का इक्वेशन निकाला नहीं, हाइट का इक्वेशन बाकी है ना, मैक्सिमम हाइट, बहुत कुछ बाकी है अभी, इट्स जस्ट बिगिनिंग। मैक्सिमम हाइट, फिर बात वही है, तुमको क्या पता है, क्या पूछा है, बस कनेक्ट करो। पूछा डिस्टेंस है, मतलब v इक्वल टू यू प्लस 80 डज नॉट फिट इन आवर इक्वेशंस, क्योंकि उसमें डिस्टेंस नहीं आता। s इक्वल टू यू टी प्लस 1/8 स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, बराबर। अब ऐसा है, डिस्टेंस पूछा है, डिस्टेंस, क्योंकि मैक्सिमम हाइट मतलब डिस्टेंस, और मैक्सिमम हाइट तुमको पता है मैक्सिमम हाइट पे क्या जीरो हुआ था? वी वाई। तो तुम्हारे पास वी वाई का इन्फॉर्मेशन है, तुम्हारे पास यू वाई का इन्फॉर्मेशन है, तुमको एस वाई पूछा है, तुमको ए वाई भी पता है। कौन सा इक्वेशन? वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as वाई 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 वाई। मैक्सिमम हाइट पे जीरो, इसको फिलहाल यू वाई ही रखो, इसको फिलहाल यू वाई ही रखो, और ए वाई को लिख दो माइनस जी, और इसको लिख दो एच। तो यू हैव 2g h इक्वल्स टू यू वाई स्क्वायर, तो h इक्वल्स टू यू वाई स्क्वायर बाय 2g, बराबर है? यस। व्हाट इज यू वाई स्क्वायर? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। आ गया हाइट का इक्वेशन। मैं नॉर्मली रेकमेंड करता हूँ इन टर्म्स ऑफ यू वाई एंड यू एक्स, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होता है ना, अभी चलो ठीक है, लेट टेल मी व्हाट इज द रेंज का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ थीटा। यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी, कि यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी, कि यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। हो गया ना कंफ्यूजन? इधर ही तो प्रॉब्लम है, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। इसके लिए सॉल्यूशन भी है, सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन पिक्चर में नहीं पता होगा, इधर पता है सॉल्यूशन है। रिमेंबर इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स यू शुड नो दैट h इज यू वाई स्क्वायर बाई 2g, you should know that time of flight is 2uy by g, r is 2ux uy by g, 2ux uy by g, बराबर।
करेक्ट, गुड गुड गुड, पक्का पक्का पक्का, श्योर श्योर श्योर, पक्का। तो ये ऐसा याद रखना, आप इसको ऐसा ही याद रखना। अब हमको क्वेश्चन आते हैं ना जब, तो कई बार तुमको रिलेशन पूछ लेते हैं बिटवीन आर एंड एच। आर दिया है, एच पूछा है, और हम लोग फिर वहां पे टाइम वेस्ट होता है हमारा, क्योंकि हमको पता नहीं डायरेक्ट फॉर्मूला क्या बनता है, तो बना लेंगे। लेट अस मेक रिलेशन बिटवीन आर एंड एच, रिलेशन बिटवीन आर एंड एच। आई नो इट इज लाइटनिंग आउटसाइड, मे बी रेनिंग आउटसाइड। आज मौसम बड़ा बेईमान है, आई नो। आने वाला कोई तूफान है, शायद आ भी गया होगा। डोंट वरी, आ गया तो जब तक बारिश चालू है हमको टाइम मिल जाएगा ना। टू बी कंटिन्यूड। गुड। तो चलो ध्यान दो, हाउ टू मेक रिलेशन बिटवीन आर एंड एच इज अगेन सिंपल। आई जस्ट टोल्ड यू, ये देखो इधर आर था क्या आर, और इधर एच भी था क्या एच। तो एक काम करो ना, आर बाय एच कर लो। व्हाट इज आर? 2ux uy बाय जी। व्हाट इज एच? uy स्क्वायर बाय 2g। एक एक जी गया, ये 2 ऊपर गया, 2 और 2 4 हो गया, और ऊपर बचा 2x और नीचे बचा, सॉरी ux और नीचे बचा uy। तो r बाय एच इज 4, ux इज u cos थीटा एंड दिस इज u sin थीटा। u और u गया, cos बाय sin इज cot, tan नहीं होता है cot होता है, और ये h वहां गया तो 4h cot थीटा। तो r इक्वल टू 4h cot थीटा, दैट इज रिलेशन बिटवीन r एंड h, राइट। अब ये अब तक हुआ तुम्हारा सिर्फ जितना तुमको स्टेट बोर्ड में थ्योरी दिया होता है उतना। अब सीईटी जेईई नीट में जब क्वेश्चंस आते हैं ना, सिर्फ इतने पे तो नहीं आते। अब इसके आगे, अभी तक हम लोग पहले टाइप के प्रोजेक्टाइल मोशन में हैं, भूलो मत। हम अभी तक हम लोग है ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन में। ऑब्लिक मतलब ग्राउंड टू ग्राउंड, हाइट टू ग्राउंड स्टार्ट हुआ नहीं, मतलब हॉरिजॉन्टल स्टार्ट हुआ नहीं। अब तक हम लोग पहले ही टाइप का प्रोजेक्टाइल मोशन देख रहे हैं। बट अब इसमें मान लो, इमेजिन अगर आपको ऐसा पूछ लिया, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। डिस्प्लेसमेंट, तुमको डिस्प्लेसमेंट पूछ लिया, डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? इट इज अ वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करोगे, तो देखते हैं वो भी कैसे फाइंड करेंगे। लेट अस से ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, लेट अस से दिस इज द पाथ एट सम इंस्टेंट ऑफ टाइम। किसी एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे प्रोजेक्टाइल यहाँ पे है, क्योंकि ये पाथ फॉलो कर रहा है, तो कहीं तो होगा, कहीं तो होगा। डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। चलो मान लेता हूँ मैं कि ये उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है आर बार। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन भी हो जाता है कभी कभी, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की पोजीशन वेक्टर है, दोनों ही है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, एंड अ वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू अ पॉइंट इज पोजीशन वेक्टर। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल, इनिशियल क्या है? 0 है, तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन मतलब सिर्फ फाइनल पोजीशन। तो ये वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के साथ साथ पोजीशन वेक्टर भी है, क्योंकि इसका टेल कहाँ पे है? ओरिजिन पे है। जिस वेक्टर का टेल ओरिजिन पे हो वो पोजीशन वेक्टर होता है। तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी है और ये पोजीशन वेक्टर भी है, ये दोनों ही है। और फिर तुमको पता होना चाहिए कि यहाँ से यहाँ तक इसको हम लोग बोलते हैं एक्स कंपोनेंट, इसको बोलते हैं वाई कंपोनेंट, फिर बोलते हैं कि चलो पार्टिकल कहीं तो था, उसका एक्स कॉमा वाई हो गया कोऑर्डिनेट। फिर तुमको याद है मैथमेटिकल मेथड्स, तुम आर वेक्टर को रिजोल्व करके 2 कंपोनेंट में लिखते हो। कौन से 2 कंपोनेंट में लिखते हो? आर बार इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, एक्स आई कैप वाई जे कैप। लेकिन एक्स वाला तो तुमको पता ही है, पता है तुमको एक्स और तुमको वाई पता है। तो तुमको जब पता ही है तो एक्स था u cos थीटा टी,
और y था u साइन थीटा t माइनस जी टी स्क्वायर बाई 2 जे कैप। बराबर, गुड गुड गुड, पक्का पक्का। अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड पूछा हो तो अंडर रूट ऑफ एक्स कंपोनेंट स्क्वायर, मतलब यू कॉस थीटा टी का स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ वाई कंपोनेंट स्क्वायर यू साइन थीटा टी माइनस जी टी स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर, ये आ गया डिस्प्लेसमेंट। बराबर। और क्या पूछ सकते हैं, और पूछ सकते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताओ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। देखो क्या हो रहा है, पार्टिकल जब मूव होता है ना तो उसका एक्स कंपोनेंट तो नहीं चेंज होता वेलोसिटी का, लेकिन वाई तो चेंज होता है। और ये टू डायमेंशनल मोशन है, इसमें एक एक्स कंपोनेंट है और एक वाई कंपोनेंट है, दोनों में से कोई भी चेंज हुआ तो वेलोसिटी चेंज होने वाला है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब पार्टिकल का किसी एक टाइम इंस्टेंट पे वेलोसिटी, दैट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, मतलब फाइनल वेलोसिटी। तो हमको फाइंड करना है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। So we are supposed to find out instantaneous velocity. Good. V bar equals to Vx I cap plus Vy j cap. क्यों लिखा ऐसा? 2D मोशन है ना, दो कंपोनेंट होंगे ना, एक x कंपोनेंट और एक y कंपोनेंट। तो कैसे लिखते हो उसको? Vx I cap plus Vy j cap। अब Vx Vy कैसे फाइंड करते हो? V equals to U plus AT। लेकिन मैंने कितनी बार बोला Vx तो Ux है क्योंकि Ax तो 0 है। क्यों? मतलब x कंपोनेंट चेंज होता ही नहीं है ना, कितनी बार तो बोला मैंने, x कंपोनेंट चेंज होता है क्या? नहीं होता है, वही है जो है वो वही है, वो चेंज नहीं होता। y कंपोनेंट होता है, यस। Vy इक्वल्स टू Uy प्लस Ayt, तो Vy इक्वल्स टू U साइन थीटा माइनस GT। माइनस क्यों? क्योंकि Ay की वैल्यू माइनस थी, माइनस जी थी। So therefore you have V bar equals to Vx. What is Vx? U cos theta t. U cos theta t I cap. Plus what is Vy? U sin theta minus gt j cap. अगर मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पूछा हो तो अंडर रूट ऑफ एक्स कंपोनेंट स्क्वायर, एक्स कंपोनेंट स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट स्क्वायर, बराबर क्या? तुम हर चीज को हाँ बोलोगे तो कैसे चलेगा? ये टी कहाँ से आ गया इधर? टी नहीं है उधर, है क्या टी? गुड। तो यू cos थीटा स्क्वायर प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी का स्क्वायर। अब जो एक कॉमन मिस्टेक होती है जहाँ पे +4 की जगह पे -1 मिल जाते हैं और सीईटी में +1 की जगह पे 0 मिल जाता है, वो है जब तुमको पूछा होता है what is the angle of inclination या फिर what is the angle made by the projectile at a certain instant of time। दो एंगल है यहाँ पे, एक्चुअली 3 एंगल है। एक एंगल है इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, इनिशियल कितना एंगल था। और तुम अगर नोटिस कर रहे हो जैसे जैसे प्रोजेक्टाइल अपने पाथ में आगे जा रहा है ना, उसका हाइट चेंज हो रहा है ना, तो उसका इंक्लिनेशन चेंज हो रहा है, राइट। तो इंक्लिनेशन एंगल मतलब ये वाला एंगल अल्फा। और एक एंगल होता है, वो होता है कि उस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना। तो इस केस में हॉरिजॉन्टल ये है और वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है। और ये जो एंगल है इसको बोलते हो बीटा एंगल। मैं नाम बीटा दे रहा हूँ, तुमको जो देना तुम बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट, बराबर, करेक्ट, गुड गुड। तो जब तुमको पूछा हो एंगल एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम तो बीटा पूछा है। जब तुमको पूछा इंक्लिनेशन तो अल्फा पूछा है। इंक्लिनेशन पूछा है तो y बाई एक्स करना पड़ेगा, tan अल्फा इज y बाई एक्स। बीटा पूछा है तो vy बाई वी एक्स। तो व्हाट इज tan बीटा? vy बाई वी एक्स। लेकिन व्हाट इज vy? u साइन थीटा माइनस जी टी, अभी जो लिखा था। और व्हाट इज vx? u cos थीटा। पक्का? ये हो गया तुम्हारा एवरीथिंग रिलेटेड टू वेलोसिटी। अब तो वेलोसिटी फाइंड कर ही लिए तो थोड़ा सा चेंज इन वेलोसिटी भी कर लो। चेंज इन वेलोसिटी, क्योंकि जैसे जैसे पार्टिकल मूव हो रहा है वेलोसिटी क्या हो रहा है? चेंज। लेकिन चेंज इन एनी फिजिकल क्वांटिटी इज ऑलवेज द फाइनल वैल्यू माइनस द इनिशियल वैल्यू। इनिशियल तो तुमको पता है, तो इनिशियल तुमको पता ही है।
चेंज इन वेलोसिटी जब मैं बोल रहा हूँ तो चेंज इन वेलोसिटी इज ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिनल, मतलब इनिशियल वेलोसिटी। वो कितना था, यू बार इक्वल्स टू यू एक्स आई कैप प्लस यू आई जे कैप। व्हाट इज यू एक्स, यू कॉस थीटा। What is u x? U cos theta. What is u y? U sin theta. ये इनिशियल वेलोसिटी है। चेंज होता है फाइनल माइनस इनिशियल। इनिशियल तो यही है, प्रोजेक्शन के टाइम जो वेलोसिटी था वो। फाइनल कौन सा, वो अपने ऊपर है। हमको मैक्सिमम हाइट और इनिशियल का डिफरेंस देना है क्या, कि फाइनल और इनिशियल का लेना है, तो दोनों ले लेते हैं। एक काम करते हैं, पहले देखते हैं एट मैक्सिमम हाइट। लेट अस चेक व्हाट इज द वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट। ये तो बहुत सिंपल केस है। पता है क्यों, पता है क्यों, क्योंकि Vx तो Ux है, क्योंकि वो तो कभी चेंज होता नहीं है। और मैक्सिमम हाइट पे तो Vy तो जीरो है ना। अभी कितनी बार तो बोल दिया, मैक्सिमम हाइट पे Vy क्या है, जीरो है। तो सबसे सिंपल केस है। तो व्हाट इज वी बार, Vx आई कैप प्लस Vy जे कैप। Vx इज Ux, Ux इज U cos थीटा, और वो तो है ही नहीं, तो जीरो है ना। तो व्हाट इज चेंज, डेल्टा V बार इज V बार माइनस U बार। व्हाट इज V बार, U cos थीटा आई कैप माइनस व्हाट इज U बार, जल्दी बोलो जल्दी, U cos थीटा आई कैप प्लस U sin थीटा जे कैप। माइनस कर लोगे तो क्या बचेगा, माइनस U sin थीटा जे कैप। बराबर, सही है, लेकिन ये करना नहीं है। क्यों, मैंने इसलिए बोला, यू आर स्टूडेंट ऑफ साइंस। साइंस वालों को ये सारी दुनिया अलग दिखती है, कंपोनेंट्स दिखते हैं। जो चेंज नहीं हुआ उसमें क्या चेंज है, जीरो। होते कुछ, मैं भी बोलता था अरे पढ़ो पढ़ो, ध्यान दो, नहीं सुनते। तो उनमें एक साल पहले और आज में क्या चेंज है, जीरो। अब भी पूरे मोशन में कौन नहीं चेंज हुआ, कौन नहीं चेंज हुआ, मैं बार बार ड्रॉ कर रहा था, कौन नहीं चेंज हुआ, कौन नहीं चेंज हुआ, एक्स कंपोनेंट और वेलोसिटी, वो हर जगह पे क्या था, सेम था। बराबर। तो जब तुम चेंज फाइंड करने जाओगे, फाइनल माइनस इनिशियल, जो चेंज नहीं हुआ वो कैंसिल हो जाएगा ना। जो चेंज नहीं हुआ वो नहीं हुआ। तुम ना साइंस को पता नहीं, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई डोंट यू थिंक साइंस इन योर ओन मदर टंग लंग, व्हाटएवर इट इज। मैं भी दिन में 6 भाषा बात करता हूँ, मदर टंग। आई गेट जस्ट कंफ्यूज बिटवीन वर्ड्स। तो मदर टंग में बात करो खुद से, खुद को बताओ कि मोशन में क्या नहीं चेंज हुआ, यू कॉस थीटा। तो उसको चेंज में काउंट नहीं करना। अच्छा मुझे बताओ, वाई कंपोनेंट क्या था, इनिशियल इनिशियल इनिशियल, जल्दी बोलो क्या था, यू साइन थीटा। फाइनल पे हाइट पे, मैक्सिमम हाइट पे क्या हो गया, जीरो। तुम्हारे पास 100 रुपये थे, जीरो कब होंगे, -100 कर लूंगा तो होंगे ना। तो यू साइन थीटा जीरो हो गया, कैसे जीरो होगा, माइनस यू साइन थीटा करना पड़ेगा। तो तुमको इक्वेशन क्या मिला फिर, माइनस यू साइन थीटा। तो थिंक वाई कंपोनेंट जीरो हो गया था, कितना, यू साइन थीटा जीरो हो गया, तो क्या जितना कितना चेंज है, माइनस यू साइन थीटा। फिजिक्स इज नथिंग बट रियल लाइफ, बाकी कुछ भी नहीं है, तुमको सिर्फ सोचना पड़ेगा। चलो अभी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं फाइनल फाइनल, मतलब एट ग्राउंड मोशन खत्म हो गया, तो फाइनल वेलोसिटी क्या है, इट इज वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। बराबर। लेकिन तुमको मैंने अभी तो बोला वी एक्स तो यू एक्स है, वो तो चेंज होता ही नहीं है। लेकिन वी वाई पता है, वी वाई पता है क्या है, माइनस यू वाई है। आप बोलोगे माइनस क्यों आया, मैंने आज पहले ही बता दिया तुमको कि जब वो ग्राउंड पे वापस आता है तो सेम वेलोसिटी होता है बट विथ अपोजिट डायरेक्शन। चलो ठीक है, तुमको मुझ पे भरोसा नहीं, कोई बात नहीं, आई एम ओके विद इट। तुमको इस पे तो भरोसा होगा, है क्या, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, हाँ गुड, पक्का पक्का, श्योर श्योर। वी वाई इक्वल्स टू यू वाई इज यू साइन, ए वाई इज माइनस टी इज टाइम ऑफ फ्लाइट, क्योंकि मोशन खत्म हो गया। टाइम ऑफ फ्लाइट, व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट, 2u sin थीटा बाय जी, 2u sin थीटा बाय जी, जी जी कैंसल, u sin थीटा
में से 2u साइन थीटा निकाल लिया तो कितना हो गया माइनस यू साइन थीटा। तो मैंने भी क्या बोला फिर, माइनस यू साइन थीटा तो बोला मैंने। अच्छा और एक चीज़ समझ लो अब, तुमको याद है हमने ना एक क्वेश्चन सॉल्व किया था लास्ट ईयर व्हेन यू वर इन 11th, और उसको 3 मेथड बताए थे मैंने। सर्कुलर मोशन था, मैंने बोला था कि सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी का डायरेक्शन हमेशा टेंजेंशियल होता है, बराबर, और आधा सर्कल क्रॉस हो गया तो वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या हो गया, रिवर्स, उल्टा, 180 से चेंज। तो जब वेलोसिटी 180 से फ्लिप हो जाए तो टोटल चेंज इज -2 ऑफ इनिशियल वैल्यू, -2 ऑफ इनिशियल कितना था u साइन थीटा, आगे क्या लगाओगे -2, तो व्हाट विल टोटल चेंज -2 u साइन थीटा। प्रूव करेंगे, डोंट वरी। डेल्टा v इज फाइनल माइनस इनिशियल, यहाँ पे फाइनल आएगा तुम्हारा v बार इक्वल्स टू vx आई कैप, लेकिन व्हाट इज vx, u cos थीटा आई कैप प्लस vy, लेकिन व्हाट इज vy, माइनस u साइन थीटा j कैप। ये फाइनल है, तो फाइनल है तो u cos थीटा आई कैप माइनस, ये फाइनल है हाँ, u साइन थीटा j कैप माइनस u cos थीटा। और मैं तो बार बार बोल रहा हूँ तुमको, बार बार बोले जा रहा हूँ कि जो चेंज नहीं हुआ वो चेंज नहीं हुआ, उसके पीछे मत पड़ो, उसको छोड़ दो, वैसे भी कैंसिल होगा क्या कैंसिल। ये क्या बचा, माइनस यू साइन थीटा जे कैप और माइनस यू साइन थीटा जे कैप, तो कितना हो गया -2u साइन थीटा जे कैप। दिस इज व्हाट यू विल गेट, चेंज इन वेलोसिटी बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। पक्का पक्का, श्योर 100%। अब क्या रह गया, याद करना पड़ेगा क्या रह गया, कुछ तो रह गया होगा, कुछ तो बाकी है। वेलोसिटी हो गया इंस्टेंटेनियस, उसका मैग्नीट्यूड निकाला क्या हमने, मैग्नीट्यूड निकाला क्या, वो भी निकाल लिया, ये भी हो गया। एक लास्ट चीज बाकी है, प्रोजेक्टाइल मोशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट एज मेजर्ड विथ रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। मतलब क्या, ये सारे इक्वेशन जो तुमने डिराइव किए, ये इक्वेशन दे आर विथ रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर जो स्टेशनरी है और जो ऑब्जेक्ट को मूव होते हुए देख रहा है, राइट। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि खुद ऑब्जर्वर एक प्रोजेक्टाइल पे बैठा है और वो दूसरे प्रोजेक्टाइल को देख रहा है, रिलेटिव मोशन। तो उस केस में इक्वेशंस कैसे बनेंगे वो देखना है। तो उसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, या फिर मोशन ऑफ वन प्रोजेक्टाइल एज मेजर्ड फ्रॉम अनदर प्रोजेक्टाइल। मोशन ऑफ वन प्रोजेक्टाइल as measured with respect to another projectile। ये भी कुछ डिफिकल्ट नहीं है, एवरीथिंग इज सिंपल। सिर्फ करना क्या है वो समझ लो। पहले दो प्रोजेक्टाइल के इक्वेशन बनाने हैं विथ रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर हु इज एट रेस्ट एट ग्राउंड। तो ये हो गया पहला प्रोजेक्टाइल, इसको ए प्रोजेक्टाइल बोलता हूँ, इसका एंगल को θ1 बोल देता हूँ, θ1। गुड। ये है दूसरा प्रोजेक्टाइल, रेंज सेम होगा नहीं होगा डजंट मैटर रियली। इसको बी बोल देता हूँ, इसके एंगल को θ2 बोल देता हूँ, राइट। सबसे पहले इन दोनों के इक्वेशन तुमने बनाने हैं विथ रिस्पेक्ट टू समवन हु इज एट रेस्ट, और तुमने बना के रखे हैं। क्या बनाने हैं, x इक्वल टू u cos θt लिखा नहीं था क्या तुमने, लिखा था कि नहीं, हाँ, बराबर कि नहीं, यस। एंड डिड यू नॉट राइट डाउन y इक्वल्स टू u साइन थीटा ut माइनस हाफ gt स्क्वायर, हाँ, माइनस हाफ gt स्क्वायर, लिखा था कि नहीं लिखा था। s इक्वल टू ut प्लस 1/2 स्क्वायर से आया था कि नहीं आया था। अब जो पहला प्रोजेक्टाइल है a वाला, उसका जो स्पीड है वो u1 है, और जो दूसरा है उसका स्पीड u2 है। कितना है, u2 है, बराबर। तो मुझे बताओ पहले प्रोजेक्टाइल का इक्वेशन क्या आएगा, x1 इक्वल्स टू u1 cos θ1t, y1 इक्वल्स टू u1 sin θ1t माइनस हाफ gt स्क्वायर, बराबर। दूसरे का क्या आएगा, x2 इक्वल्स टू u2 cos θ2t
y2 इक्वल्स टू u2 साइन थीटा 2 t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। टाइम को अलग मत कर देना, टाइम सेम है दोनों के लिए। मैंने तो t1 t2 लिख दिया, खत्म हो गया, एंड ऑफ द स्टोरी, राइट। डू यू रिमेंबर हाउ डू यू फाइंड आउट रिलेटिव वेलोसिटी? रिलेटिव वेलोसिटी याद नहीं, चलो एग्जांपल देता हूँ, कोई बात नहीं। अभी क्लास के बाद बहुत लोगों को देखता हूँ मैं, अपनी अपनी गाड़ी होती है लेकिन फिर भी ऐसा साइड बाय साइड जाते हैं बातें करते करते। तुम्हारी वेलोसिटी मेरे लिए 50 किलोमीटर है, तुम्हारे दोस्त की भी 50 किलोमीटर है, लेकिन तुम दोनों की एक दूसरे के लिए 0 किलोमीटर है, क्योंकि बोथ ऑफ यू आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज वी ए माइनस वी बी, बिकॉज डायरेक्शन इज सेम। अपोजिट हो तो वो वी ए माइनस ऑफ माइनस वी बी हो जाता है, तो वो वी ए प्लस वी बी हो जाता है। होता है ना हमारे साथ, हम जाते हैं, जा रहे हैं, हमारी खुद की स्पीड 50 है, सामने वाले से आ रहा है उसका भी 50 है, मैंने एग्जांपल भी दिया था आपको, और यू मेजर इट टू बी 100। तो रिलेटिव मोशन के केस में हमेशा हमेशा डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तुम पहले प्रोजेक्टाइल का एक्स मेजर कर रहे हो दूसरे में बैठ के, तो ये हो जाएगा एक्स ए माइनस एक्स बी, और एक्स ए को तुमने x1 बोला है, एक्स बी को तुमने x2 बोला है, और x1 कितना है u1 cos थीटा 1 t है, मुझे पता है। x2 कितना है u2 cos थीटा 2, और t दोनों में से क्या निकाल लिया, कॉमन, बराबर, गुड। सिमिलरली यहाँ पे भी वैसा ही होगा, यहाँ भी वैसा ही होगा, वाई ए बी मतलब वाई ए माइनस वाई बी मतलब वाई वन माइनस वाई टू। अब जब तुम माइनस करोगे तो हाफ जी टी स्क्वायर हाफ जी टी स्क्वायर कैंसल, तो आ जाएगा u1 साइन थीटा 1 माइनस u2 साइन थीटा 2 इंटू, ये हो गया आपका ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन खत्म। अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे बाकी बचे हुए 2 टाइप। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 15 से 20 मिनट, उसके बाद स्ट्रेट अवे वी विल स्टार्ट विद न्यूमेरिकल्स एमसीक्यूज।